अपनी फिक्र करो दोस्तों, मुसीबत आने वाली है। हमारे भी बर्बादियों के तज़किरे ना होंगे आसमानों में। ना संभलेंगे तो मिट जाएंगे हम सी स्टूडेंट्स, हमारी दास्ताना होगी दास्तानों में। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया है? दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो अमेंडमेंट लेक्चर है। नवंबर 2016 सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए एंड दिसंबर 2016 सीएस फाइनल एग्जाम्स के लिए ये जो लेक्चर है इसमें हम अमेंडमेंट्स कवर करेंगे और केस लॉज कवर करेंगे। अमेंडमेंट जो आपके आरटीपी में है, जो 1 मई 2015 से लेकर के 30 अप्रैल 2016 तक के जो भी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर एप्लीकेबल है वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, जो हमारे ये जो डीवीडी आप देख रहे हैं, जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आपके मिनिमम 30 टू मैक्सिमम 40 मार्क्स, और हो सकता है कि 40 से ज़्यादा भी चला जाए इस बार, वो अमेंडमेंट और केस लॉज कवर करेंगे। इन शॉर्ट यूं कह सकते हैं कि जिसने अमेंडमेंट एंड केस लॉज ढंग से कर लिए और कोई भी एक चैप्टर अगर ढंग से कर लिया वो 40 तो वैसे ही निकाल लेगा। तो दोस्तों, ये जो डीवीडी आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर और दिसंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं हम हमारे यहां पर अमेंडमेंट स्टार्ट। चलो, काम तो बढ़िया हो रहा है इधर। और खुराम साहब कैसे हो? I'm fine, बहुत माशाल्लाह। आप कैसे, सुनाइए। बस एकदम ठीक चल रहा है बिजनेस। आप बताइए। बस दुआ है आपकी और अल्लाह का करम है। आजकल करते क्या हो? बस वही अपना वो रिफाइनिंग का ऑयल का। अच्छा, रिफाइनिंग का। जी, ये जो आपका ट्रांसफार्मर्स है हाँ, उसका ऑयल जो निकलता है गंदा, आप क्या करते हो उसका? कुछ नहीं करते यार, फेंक देते उसको। अरे फिक्र मत करो यार, उसे मेरे यहाँ सेंड कर दीजिए। क्यों, आप क्या करोगे उस ऑयल का? आपका काम मतलब करेंगे ना, आप यहाँ पे सेंड कर दीजिए हमारे यहाँ पे। आप उतने पैसे मिल जाएंगे उसका। बताइए मुझे, ऐसा क्या करते हो आप? उसका क्या होता है कि जो ऑयल गंदा निकलता है हम उसको रिफाइन करते हैं। अच्छा, या और रिफाइन करने के बाद में उसे हम, लेकिन उस पर तो एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी यार। ना ना बिल्कुल भी नहीं, आज तक कभी दिया है? टैक्स तो हम देते ही नहीं अरे भाई। तुम तो यार नहीं हो यार। सरदार जी हमसे बहुत खुश है, हमसे टैक्स नहीं लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी हम नहीं भरते। चलो सही है, मैं भिजवा दूंगा आपके इधर। पैसे देने की क्या जरूरत है, पैसे ही वेस्ट है। ऐसा मत बोलो। नहीं दूंगा। चलिए, क्या आया है मुझे? अरे एक्साइज नोटिस, ये कैसे पॉसिबल है? वो भी रीडिफाइंड बिजनेस के अंदर? ना ना ना, कुछ नाम भी बराबर। अच्छा, बात करना पड़ेगा, सीए से बात करना पड़ेगा भाई। हेलो सर। हेलो। हाउ आर यू? अरे बुरान सर, हाँ कैसे हो? आई एम फाइन सर। हाउ आर यू सर? एकदम बढ़िया। बताइए, वो आपने फोन पे बताया था कोई नोटिस वगैरह आया आपके? हाँ सही है, एक नोटिस आई थी, आप जरा देखिए ना कि क्या कह रहे हैं। आपका जो री रिफाइनिंग का बिजनेस है, यस सर। आपने इसमें जो ट्रांसफॉर्मर से आप ऑयल परचेज करते हो, राइट? हाँ। वेस्टेज ऑयल जो भी परचेज करते हो, और उसके अलावा आप जो सर्विस स्टेशन वगैरह होते हैं उनमें वहाँ पे भी जो वेस्टेज गंदा ऑयल होता है लिया था इस बार। हाँ, हाँ। लिया था आपने, हाँ, हाँ, और उसको आपने री रिफाइंड किया था, हाँ, राइट? हाँ। तो री रिफाइंड करने का जो प्रोसेस है उसमें आपने ड्यूटी पे नहीं की। नहीं सर, अब तक तो कभी भरा नहीं था ना सर। बस ये यहीं पे गड़बड़ हुई है। एक्चुअली क्या है, 11 अप्रैल 2016 को एक अमेंडमेंट आया जो इफेक्टिव डेट 11 अप्रैल। उसके बाद से अगर आप ये वेस्टेज ऑयल जो ट्रांसफार्मर वगैरह से लेते हो, ये आपके जो सर्विस स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ से लेते हो, उसको जो री रिफाइन करते हो ना, वो फिर एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट यूज होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह, एक तरह से, बराबर है? तो वो जो है ना, उसको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मान लिया है। वो मैन्युफैक्चरिंग में कवर हो गया, क्योंकि क्या है, वो पहले काम का नहीं था। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल जो वेस्टेज था वो किस काम का था? किसी काम का नहीं था, बट अब वो यूजेबल हो गया है, काम का हो गया है, तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो 11 अप्रैल 2016 के बाद से इस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना आपका री रिफाइन करने का वेस्टेज ऑयल का, इस पर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। कोई बात नहीं, एक बार बात करेंगे अपन वहाँ पर कि भाई थोड़ा सा इग्नोरेंस था उसकी वजह से हो गया, तो इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे, पेनल्टी वगैरह ना लगे, वैसा देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, डोंट वरी। चलिए सर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये जो नया अमेंडमेंट आया, ये क्या कहता है कि अगर आप वेस्टेज ऑयल जो ट्रांसफार्मर से लेते हो, ट्रांसफार्मर जानते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी
जो बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है, इलेक्ट्रिसिटी के जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े खंबे लगे हुए होते हैं, टावर लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। आपकी सोसाइटी में भी आप देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो उनका जो वेस्टेज ऑयल होता है, गंदा ऑयल होता है, नहीं मालूम है तो देखो ये ट्रांसफार्मर का पिक्चर पीछे, या तो जो गंदा ऑयल होता है ना, वो गंदा ऑयल जो बुरान सर थे उनकी कंपनी परचेज करके उसको री रिफाइन करती थी, और 11 अप्रैल से जो अमेंडमेंट आया उसके बाद से री रिफाइनिंग प्रोसेस को जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना जाएगा। और याद रखना दोस्तों, यहां पर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। क्या बात है, क्या कर रहे हो आजकल? अरे कुछ नहीं यार, अभी अमेंडमेंट वगैरह के लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ इंस्टीट्यूट में। अमेंडमेंट? हाँ। मतलब वो टैक्स वैक्स वाला है क्या? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ सीए फाइनल में। तुझे कैसे मालूम है टैक्स होता भी है? अरे क्या है ना, एक्चुअली एक दो बिजनेस अपने चलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जानकारी रख देते हैं। और पेपर में आजकल बहुत कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? अरे वो कुछ ऑयल के बारे में कुछ आया था, वो कौन सा, वो कोकोनट ऑयल का, वो सब बताएंगे थोड़ा, क्या है वो? पहले तो ये होता, तू मालिश कौन से तेल से कर रहा है? कोकोनट ऑयल से। हाँ फिर ठीक है। सर साउथ इंडियन है ना। हाँ हाँ, देख सुन मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए। क्या है कि साउथ इंडियन लोग जो होते हैं ना, साउथ इंडिया में अपने, हाँ। कोकोनट ऑयल एडिबल ऑयल भी कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे खाना बनाने के काम में आता है। बराबर है। और थोड़ा इधर तेल लगाना ना यार, इधर थोड़ा सा। हाँ, और उसमें क्या होता है कि एडिबल ऑयल के हिसाब से माना जाता है, और वहाँ पे लोग जो है हाँ। एडिबल ऑयल भी बोलते हैं और हेयर ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि बालों में भी लगाया जाता है। बात भी सही है। बात सही है ना? बिल्कुल। अब क्या है कि इन पे ड्यूटी अलग अलग रेट से लगती है, हेयर ऑयल पे अलग रेट से लगती है और कोकोनट ऑयल पे अलग रेट से लगती है। तो गवर्नमेंट ने पहले क्या एक नोटिफिकेशन निकाला था, ओके 200 ml की जो बोतल है ना, हाँ। उनको हेयर ऑयल माना जाएगा, एडिबल ऑयल नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अभी क्या है, क्या उनको बैठे बैठे कोई काम तो था नहीं, हाँ। उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया कि भाई अब 200 ml की जो बोतल है जो हेयर ऑयल मानी जाएगी, उस नोटिफिकेशन को निकाल दिया कि भाई अब वो हेयर ऑयल नहीं माना जाएगा। मतलब मैं जो भी लाऊंगा वो अभी से माना जाएगा एडिबल ऑयल। अब वो क्या है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, फैक्ट पे, क्या बिजनेस है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। हाल फिलहाल तो यही है कि 200 ml जो हेयर ऑयल है उसको हेयर ऑयल अब नहीं माना जाएगा। ओके, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं सलून में गया था, वहाँ पर जाकर के मस्त बढ़िया चंपी करवाई है। बट आपने देखा था कि वहाँ पर एक केस का एक चीज़ के बारे में, एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन चल रहा था, और वो डिस्कशन क्या था कि 200 ml का जो पैकेट होता है कोकोनट ऑयल का, उसको हेयर ऑयल माने या एडिबल ऑयल। पहले हेयर ऑयल माना जाता था, बट उसको अभी डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर लिया, तो अब से वो हेयर ऑयल नहीं माना जाएगा। अरे ओ मन्ना मोबाइल क्या कर रहा है? बस ज्वेलरी की फैक्ट्री के बाहर खड़ा हो। क्या करना क्या है बता, किसको उठाना है? सोना उठाना है? कितना लेना है बता, खाली 2-3 किलो उठा लेता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, जब हम ये सोना खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, तो इसमें वैल्यूएशन किस हिसाब से होगी? अच्छा ठीक है, महेश गौर सर से बात करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। हाँ, और तू वही बोल रहा है ना जो हाथ पे रुमाल बांधता है, गले में रुमाल बांधता है, तो तू कपड़े क्यों पहनता? रुमाल ही पहन लिया कर। एक तो तू टपोरी, ऊपर से तू मुझसे पूछ रहा है कि ज्वेलरी के वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड लगेगा। हद होती है भाई, तुम लोग ज्वेलरी खरीदते भी हो क्या? ठीक है, क्लाइंट बनकर के बात कर रहा तो बता देता हूं, ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड एप्लीकेबल होता है। किसने बोला टैरिफ वैल्यू मेथड एप्लीकेबल होता है? अरे वो पहले होता था, अमेंडमेंट आ गया मार्च में, 1 मार्च 2016 से ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड एप्लीकेबल होता है ज्वेलरी के वैल्यूएशन में। हां, पहले टैरिफ वैल्यू होता था, अब नहीं होता है। गुड, फीस भिजवा देना, थैंक यू, रखो अपने पास में, पैसा भिजवाओ बस। ओके, 1 मार्च 2016 से जो ज्वेलरी, जितने भी लोग ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है, और जिसके लिए मेथड यूज होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड, ना कि टैरिफ वैल्यू मेथड। नया अमेंडमेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा अगला अमेंडमेंट है सेट टॉप बॉक्स का। सेट टॉप बॉक्स जो आपने
जो देखे होंगे टीवी वगैरह आप देखते हो, आपके घर में भी लगे हैं सेट टॉप बॉक्स, अलग अलग कंपनीज के आप लगाते हो। बट यहाँ पर जो केस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये केस क्या है कि सेट टॉप बॉक्स जब इंपोर्ट किया जाता है, जब सेट टॉप बॉक्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है, तो उस पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है, बट एक ड्यूटी लगती है एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 या काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बट वो ड्यूटी कैसे चार्ज होती थी अब तक और अब कैसे चार्ज होगी? सेट टॉप बॉक्स जो है, जब इसको इंपोर्ट किया जाता था तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो कैलकुलेट की जाती थी वो इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी होती थी। इसको एमआरपी वाला प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग ड्यूटी कैलकुलेट होती थी। एमआरपी माइनस अबेटमेंट जो हम एक्साइज में करते हैं, वो जो अमाउंट आएगा क्या करते थे, देखो एमआरपी माइनस अबेटमेंट। अब जो वैल्यू आएगी, नहीं समझे, जैसे एग्जांपल के लिए एमआरपी 1 लाख, अबेटमेंट 30%, तो बचा कितना 70,000 रुपीज। कितना 70,000 पे एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करते थे और वही अमाउंट आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी का अमाउंट मान लिया जाता था, बराबर है काउंटर वेलिंग ड्यूटी का अमाउंट मान लिया जाता था। ये पहले होता था। अब बोला कि यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड एप्लीकेबल होगा, ये नया अमेंडमेंट है। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड एप्लीकेबल होगा? यस, ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब अब ड्यूटी कैसे चार्ज होगी? असेसेबल वैल्यू एज पर द कस्टम्स एक्ट, उसमें आप बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी चार्ज करते थे, फिर बीसीडी और असेसेबल वैल्यू की जो टोटल आएगी उस पर एक्साइज ड्यूटी की रेट एप्लीकेबल होगी। और उस ड्यूटी को हम एक्साइज ड्यूटी नहीं बोलते कस्टम्स में, क्या बोलते हैं? एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। तो अब यहां पर ध्यान से सुनो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोला जाता है इसको। और यहां पर ध्यान से सुनना, अब एमआरपी माइनस अबेटमेंट नहीं करना है, वहां पर कौन सा मेथड लगेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड। तो इसका मतलब अगर सेट टॉप बॉक्स आपने इंपोर्ट किया तो एससीडी 31 कैसे कैलकुलेट होगी? असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी, उसकी टोटल पे सीधा सीधा एससीडी 31 लग जाएगी। नाउ ये जो अमेंडमेंट मैंने आपको बताया ना दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि पहले क्या था, उसके बाद लेंगे बाद में क्या हुआ और अब क्या होगा। ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि मैंने सेट ऑफ बॉक्स इंपोर्ट किया और उसकी असेसेबल वैल्यू है 1 लाख रुपीज एज पर द कस्टम्स एक्ट, सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। क्या है? 1 लाख रुपीज। उस पर बीसीडी लगती है 10%। तो देखो इधर 1 लाख असेसेबल वैल्यू, बीसीडी लगी 10%, तो कितना हो गया? 1 लाख का 10% 10,000, टोटल कितना हो गया? 1,10,000। इसको नाम दे दिया ए। ओके, अब इसमें हमारे को ऐड करना है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं। तो पहले ये प्रोडक्ट जो एमआरपी वाला होता था, इसकी एमआरपी भी मान लेते हैं, एमआरपी 1,50,000। सेट टॉप बॉक्स की एमआरपी कितनी प्रिंट है? 1,50,000 और अबेटमेंट परसेंटेज दिया है 30%। कितना दिया है? 30%। तो अब हमारे को यहां पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एमआरपी 1,50,000 माइनस अबेटमेंट 30%, मतलब 45,000। कितना आया असेसेबल वैल्यू? 1,05,000। इस पर एक्साइज ड्यूटी 8%। सर 8% की रेट मान करके चलते हैं और काउंटर वेलिंग ड्यूटी इक्वल्स टू एक्साइज ड्यूटी होता है, मालूम है आपको। तो 8% की रेट मान करके चलते हैं हम, 8% चार्ज किया। सर अबेटमेंट सेट टॉप बॉक्स में 30% होता है, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने। ओके, तो अब देखो 8% ऑफ 1,05,000 कितना? 8,400। कितना आया? 8,400। तो यहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी कितनी लगती थी पहले? 8,400। अब आते हैं, अब क्या होगा? इधर देखो असेसेबल वैल्यू सेम 1 लाख, फिर बीसीडी 10% तो 10,000 हो गई, 1,10,000 आ गया। अब एक्साइज ड्यूटी की रेट है 8% और 8% सीधा सीधा ये ए आया ना 1,10,000, इसका सीधा सीधा 8% लग जाएगा, मीन्स 8,800। इसी को काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलेंगे। ये है ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड। पहले एमआरपी के अकॉर्डिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी निकाली जाती थी, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी निकाली जाएगी। जय हिंद, जय भारत। अब हम शुरू कर रहे हैं सैनवेट क्रेडिट के अमेंडमेंट्स। सैनवेट क्रेडिट चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट आए? सबसे पहला अमेंडमेंट आया आपके कैपिटल गुड्स में। सर कैपिटल गुड्स में क्या अमेंडमेंट आया? दोस्तों कैपिटल गुड्स में जो पहला अमेंडमेंट है वो वैगन्स का। वैगन्स जितने भी होते हैं वो कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में कवर किए गए हैं, बराबर। दूसरा अमेंडमेंट है कि
ऑफिस के अंदर जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होता है उसके ऑफिस में जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, जो भी कैपिटल गुड्स यूज करते हैं, क्या वो कैपिटल गुड्स माने जाएंगे? कोई मशीनरी वगैरह अगर आप यूज करते हो किसी मैन्युफैक्चरर के ऑफिस में, तो क्या वो कैपिटल गुड्स माने जाएंगे? तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, वो कैपिटल गुड्स माने जाएंगे अगर वो ऑफिस फैक्ट्री में सिचुएटेड है। क्योंकि देखो, मैंने आपको पढ़ा था डायमंड रूल्स ऑफ डॉक्टर सीए महेश गौड़, उनमें मैंने आपको क्या समझाया था या कि कैपिटल गुड्स का फैक्ट्री में आना जरूरी है, फैक्ट्री में यूज होना जरूरी है मैन्युफैक्चरर के लिए, बताया था। तो दोस्तों जब मैन्युफैक्चरर हूं मैं और मैं कोई भी गुड्स फैक्ट्री में यूज ही नहीं कर रहा, कहां यूज कर रहा हूं? मेरे ऑफिस में यूज कर रहा हूं, और वो ऑफिस मेरी फैक्ट्री में नहीं है, वो ऑफिस मेरी फैक्ट्री में नहीं, तो उनको कैपिटल गुड्स नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब फैक्ट्री में कोई ऑफिस है, वहां पे कोई भी गुड्स यूज करूंगा वो कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएगा। और हाँ, एक मैंने आपको बताया था कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते वक्त कि पावर सप्लाई के लिए, पावर प्लांट जो होता है ना, पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, स्टीम जनरेशन के लिए जो प्लांट बनाए जाते हैं वो आउटसाइड दी फैक्ट्री भी होते हैं, तो कैपिटल गुड्स माने जाते हैं, बराबर है। लेकिन दोस्तों उनके अलावा बाकी जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो फैक्ट्री में यूज होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक नया अमेंडमेंट आया, वाटर पंप, बराबर है। तो वाटर पंपिंग मशीन जो होती है वो आउटसाइड दी फैक्ट्री भी रहेगी, तब भी उसको कैपिटल गुड्स कंसीडर किया जाएगा और उसका क्रेडिट मिलेगा। क्योंकि कई बार फैक्ट्री के अंदर पानी नहीं होता, तो बोरिंग वेल वगैरह जो होते हैं, तो वाटर पंपिंग मशीन जो होती है वो आउटसाइड दी फैक्ट्री जमीन में गड्ढा खोद करके पाइपलाइन बिछा करके वाटर पंपिंग मशीन लगाई जाती है वहां पर, और उससे फिर पानी अंदर सप्लाई किया जाता है। तो वो मशीन जो है कैप्टिवली कंज्यूम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैप्टिवली कंज्यूम होनी चाहिए। मतलब जो भी पानी निकल रहा है वो फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, बाहर बेच नहीं रहे हो या बाहर किसी और को सप्लाई नहीं करो, फैक्ट्री में यूज करोगे, तो उस जो पंपिंग मशीन है, वाटर पंपिंग मशीन, उसको भी कैपिटल गुड्स माना जाएगा ना। दूसरा अमेंडमेंट आया दोस्तों इनपुट की डेफिनेशन में। सर इनपुट की डेफिनेशन में क्या अमेंडमेंट आया? देखो वापस से एक बार चलते हैं। मैंने आपको इनपुट की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी कि ऑल मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्लूडिंग PEAW, जिसमें ई का था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, क्या था? पी का तो पार्ट, कोई भी कैपिटल गुड्स एज ए पार्ट यूज होता है। ए का इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोई भी इनपुट यूज किया जाता है, भले वो आउटसाइड द फैक्ट्री क्यों ना यूज कर रहे हो, फिर भी इनपुट माना जाएगा, बराबर है, याद आ रहा है। ए का कोई भी एक्सेसरीज रिमूव अलोंग विद मेन प्रोडक्ट, और डब्ल्यू का वारंटी, याद आ रहा है। हाँ, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी इनपुट माना जाता था। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए प्रोविजन था ना, वैसा वाटर पंपिंग के लिए भी हो गया। ओके, तो अब जमीन से पानी निकालना, पंप करना है, उसके लिए कोई भी इनपुट यूज होगा, कोई भी मटेरियल यूज होगा जमीन से पानी को पंप करने के लिए, पंपिंग ऑफ वाटर के लिए कोई भी मटेरियल यूज होगा, उसको भी इनपुट माना जाएगा, भली फैक्ट्री में यूज नहीं हो रहा, क्योंकि पंपिंग मशीन आउटसाइड द फैक्ट्री है। समझ में आया? और कोई भी कैपिटल गुड्स जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज तक है, अप टू ₹10,000, उसको इनपुट कंसिडर किया जाएगा। आप उसका 100% क्रेडिट फर्स्ट ईयर में ले सकते हो। और याद रखना 10,000 से ज्यादा है अगर कोई भी कैपिटल गुड्स, पर पीस बात कर रहा हूं, 10,000 रुपीज वैल्यू जो है वो पर पीस, अगर 10,000 से ज्यादा हुई पर पीस तो उसको कैपिटल गुड्स कंसिडर किया जाएगा। फिर उसका 100% क्रेडिट फर्स्ट ईयर में नहीं ले सकते हैं, उसको इनपुट नहीं माना जाएगा। लेकिन 10,000 रुपीज तक की वैल्यू तो उसको इनपुट कंसिडर किया जाएगा, बराबर है, और उसका 100% क्रेडिट फर्स्ट ईयर में ले सकते हो। हेलो, ओके, एक मिनट होल्ड करना। लगता है कोई कैंडिडेट आया है। જોઈ લઉં છું એને બરાબર, કામનો હશે તો રાખીએ યાર। ઓકે, હા સર, તમે આવો છો ને ઓફિસમાં? મેં સર, ઓકે ચાલો ઓફિસમાં આવો એટલે આપણે મળીએ। ઓકે ચાલો બાય। सर Yes? मैं मार्केटिंग के लिए आया हूँ सर। ओके, कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। 2 साल का, ठीक है। देख भाई, મારી જોડે કામ તો છે બરાબર, કામમાં એવું છે કે માર્કેટિંગ જ કરવાનું છે। તું મારો માલ વેચી આપ, उसमें मैं तुझे कमीशन दूंगा जो भी बनता है, ठीक है? ये काम है, कर पाएगा? कर पाऊंगा सर, क्यों नहीं कर पाऊंगा? अच्छा,
अभी चल बात करते हैं पेमेंट की। देख भाई, तेरा भी भला मेरा भी भला, मैं दूसरों का नहीं सोचता हूँ, अभी बात अपनी चल रही है, ठीक है? ऐसा करते हैं, तू जो भी बिल देगा उसके अंदर मेरे को सर्विस टैक्स नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हो सर? नहीं, मेरे दादाजी ने सिखाया है। क्या सिखाया है भाई? ईमानदारी से काम करना चाहिए। अरे ईमानदारी गई भाई तो नहीं, ऑयल। नहीं, 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 मैं ऐसा काम नहीं करने वाला। अरे भाई तू ऐसा काम नहीं करेगा तो अपनी नहीं जमेगी, सीधी सी बात कर रहा हूँ। काम करना है तो मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंपनी में तू आया है, तेरे हिसाब से नहीं होगा, कर पाएगा? सर ये ऐसा सर्विस टैक्स की चोरी मैं नहीं कर सकता। अरे तू थोड़ी ना चोरी कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तुझे क्या टेंशन है? सत्यमेव जयते में बिलीव करता हूँ सर, मैं काम नहीं कर सकता सर सर्विस टैक्स का चोरी। ठीक है भाई, तो तेरा रास्ता नाप ले, चल। जय श्री कृष्ण, चल। और कैसे हो देवांग भाई? ओहो सर, वेलकम वेलकम टू ऑफिस। कैसी है सर ऑफिस? मेरे ऑफिस की कॉपी की है। हाँ सर, अभी क्या सर, आपकी दुआ है सर। अरे, और क्या है यार भाई बंधु। और बताओ कैसा चल रहा है? अरे यार एक टेंशन हो गया है यार। क्या हुआ? अरे यार कोई मतलब एजेंट वेजेंट दिलाओ ना यार, सीएच एजेंट। मतलब एजेंट क्या, जेम्स बॉन्ड 007? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। अरे वो अपना माल सामान, अरे मतलब कि अपना जो माल सामान बेचता है ना, जिसको कमीशन देंगे अपन, एक ही गड़बड़ है लेकिन। अरे यार यूं बोलो ना, आपको कमीशन एजेंट चाहिए वही कि यार, जो आदमी आपका माल बेचेगा बराबर। आप उसको सेल पर कुछ % कमीशन दोगे। सीधी सी बात है। हाँ तो ठीक है ना, मिल जाएगा, इसमें क्या हुआ? अरे सर मिल तो 1000 रहे हैं, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? अरे हो क्या रहा है, वो बोलते हैं कि भाई मैं बिल दूंगा, हाँ तो बिल के ऊपर सर्विस टैक्स लगाऊंगा। हाँ, अभी ऐसा है कि मुझे इनपुट क्रेडिट मिलता नहीं है, सैनवेट क्रेडिट, उसके सर्विस टैक्स पे। इनपुट सर्विस का क्रेडिट तुम्हें नहीं मिलता, ये किसने बोला तुम्हारे को? अरे सर वो एक अपना केस नहीं था यार, क्या नाम, अरे हमारा गुजरात में केस है, केडिला हेल्थ केयर। केडिला? हाँ देखो भाई साहब, क्या होता है कि कभी कभी एडवोकेट की उंगलियों का जादू और उसके दिमाग का जादू और उसकी बातों का जादू ऐसा चल जाता है हाँ। कि केस को पलट देता है। सही है। बट केडिला के केस में हुआ क्या था कि सेल्स कमीशन जो उसको इनपुट सर्विस नहीं माना गया था। बराबर है। हाँ। वो एडवोकेट धासु था जिसने केस पलट दिया अच्छा और बोला कि इनपुट सर्विस हाँ। नहीं माना जाएगा सेल्स कमीशन को। बट अब अमेंडमेंट आ चुका है और अमेंडमेंट ये आया है कि सेल्स कमीशन को सेल्स प्रमोशन का पार्ट माना जाएगा और उसको इनपुट सर्विस माना जाएगा और उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा। अगर कोई कमीशन एजेंट हाँ। आपको 1 लाख का बिल देता है अपना, ओके। उसका कमीशन 1 लाख रुपया तो बिल देगा, उस पर 15,000 का टैक्स लेता है अगर, हाँ। या अभी नवंबर 16 के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 14,500 14,500 का अगर टैक्स लेता है यस, तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा मेरे दोस्त। क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट रुको, क्या हुआ? रुको तो सही। किसको फोन कर रहे हो? हेलो, अरे देवांग बोल रहा हूँ, अभी आया था ना तू इंटरव्यू? हाँ हाँ हाँ, अरे कमीशन वाली अपनी बात हुई थी। देख भाई, मैं तो वही देख रहा था कि तू कितना बोलते ना सत्यमेव जयते वाला, वो क्या बोलते तुम्हारी लैंग्वेज में? हाँ हाँ ईमानदार, हाँ, ईमानदार। हाँ, ईमानदार ईमानदार। ऐसे ही लोग मेरे को चाहिए। ये क्या होता है, मैं सबका टेस्ट लेता हूँ, तेरा थोड़ा अलग तरीके से लिया। चल आजा आजा, तेरे को ही रखना है मेरे को, ठीक है? सैलरी वही 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 5% डन, आजा, ठीक है बाय। बड़ा शाना हो गया तुम्हें। अरे सर आप आए तो मेरा काम हो गया यार। एक तो कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार मुझे मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। नाउ फ्रेंड्स, 3 फरवरी 2016 को एक अमेंडमेंट आया कि सेल्स कमीशन को सेल्स प्रमोशन का पार्ट माना जाएगा और अगर कोई भी कमीशन एजेंट अगर आपको कोई सर्विस देता है और वो आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करता है तो वो सर्विस आपके लिए इनपुट सर्विस मानी जाएगी और जो टैक्स उसने कलेक्ट किया सर्विस प्रोवाइडर ने उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सैनवेट क्रेडिट का हमारा जो अगला अमेंडमेंट है वो स्वच्छ भारत सेस के लिए है। सर वो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। कौन हूं मैं? एक सर्विस प्रोवाइडर। और मैंने एक सर्विस प्रोवाइड की थी किसी पर्सन को 1 लाख रुपीस की। कितने की? 1 लाख रुपीस की। मैंने उनसे 14,000 का सर्विस टैक्स चार्ज किया। कितना? 14,000। और 500 रुपीज का स्वच्छ भारत सेस, 500 का। ये 14,000 और ये 500 मुझे डिपार्टमेंट को पे करना है। पर देखो फिर भी मेरे चेहरे पे टेंशन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास
20,000 का क्रेडिट पड़ा है, दिखा? हाँ, मैं 20,000 का क्रेडिट यूज करूंगा इनके पेमेंट के लिए। ये क्रेडिट पता है किसका है? एक्साइज ड्यूटी का है। किसका है भाई? इनपुट खरीदा था मैंने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी पे की उसका है, या कोई इनपुट सर्विस मिली थी उसका भी हो सकता है। बट ये जो क्रेडिट है इसमें स्वच्छ भारत सेस इंक्लूड नहीं है 20,000 में। ओके, नाउ अब मैं इसको यूज करने वाला हूं इन 14,000 के पेमेंट के लिए। तो पहले 14,000 का पेमेंट डिपार्टमेंट को करना, तो मैं क्रेडिट यूज कर सकता हूं। तो सेट ऑफ के काम में ले लेता हूं भाई। हेलो 20,000, आप में से 14,000 इधर आ जाओ। यस 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 यस, ये देखो 14,000 पूरा सेट ऑफ हो गया, बराबर है। तो यहां से 14,000 यहां पे सेट ऑफ करने के काम में ले लिया, किसके? सर्विस टैक्स को सेट ऑफ करने के काम में ले लिया मैंने। अब इधर बैलेंस कितना पड़ा मेरे पास सेनवेट क्रेडिट का? 6,000। बट अभी मुझे स्वच्छ भारत सेस भी पे करना है डिपार्टमेंट को, तो इसमें से 500 और यूज कर लेते हैं। चलो आजा 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 आजा, 500 आजा। यस 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 यस, वापस आ गया यहां पर एरर। ये क्या है? शायद कुछ गड़बड़ हुई होगी। मैं वापस से सेनवेट क्रेडिट का अमाउंट लेता हूं सेट ऑफ के लिए। आजा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। स्वच्छ भारत सेस को सेट ऑफ करना है। आजा 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 आजा। फिर चला गया उधर, पता है क्यों? बिकॉज स्वच्छ भारत सेस को सेट ऑफ करने के लिए कोई और ड्यूटी का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ भारत सेस से ही सेट ऑफ होगा। ओके, अगर यहां पे कोई स्वच्छ भारत सेस होता तो उसमें उसको यूज कर सकता था इसके सेट ऑफ के लिए। इसका मतलब ये 500 रुपीज तो मुझे डिपार्टमेंट को थ्रू पीएलए या थ्रू पेमेंट जो भी है पेमेंट करके कैश में पे करना ही पड़ेगा डिपार्टमेंट को। लेकिन ये जो क्रेडिट मेरे पास पड़ा है, जो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट है, यह सिर्फ सर्विस टैक्स का क्रेडिट है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता स्वच्छ भारत सेस के पेमेंट के लिए। समझे? हाँ, अब एक और केस लेते हैं, नया अमेंडमेंट, एक और अमेंडमेंट एनसीसीडी का। एनसीसीडी के अमेंडमेंट को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, देखना। मान लेते हैं ये एनसीसीडी का अमाउंट है 10,000। कितना अमाउंट है एनसीसीडी का? 10,000। ये मुझे डिपार्टमेंट को पे करना है क्योंकि ये मैंने कस्टमर से चार्ज किया है। यहां पर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कस्टमर से ये चार्ज किया है, ये मुझे डिपार्टमेंट को पे करना है। और मेरे पास सेनवेट क्रेडिट कितना पड़ा है? देखो इधर 20,000, जो एक्साइज ड्यूटी का है या सर्विस टैक्स का है, बट एनसीसीडी का नहीं है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स का है, एनसीसीडी का नहीं। एनसीसीडी मतलब नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, जो सेलफोन पान मसाला गुटखा इन पे लगती है, ये उसका क्रेडिट नहीं है। अब मुझे एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट यूज करना है एनसीसीडी के पेमेंट के लिए। तो एनसीसीडी का कितना पेमेंट करना? 10,000 का। सेनवेट क्रेडिट कितना पड़ा? 20,000। चलो 10,000 आ जाओ इधर से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस, शाबाश। वापस चला गया। पहले एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स का जो क्रेडिट होता था वो जो क्रेडिट यूज किया जा सकता था एनसीसीडी के पेमेंट के लिए। अब नया अमेंडमेंट आ गया, एनसीसीडी के पेमेंट के लिए सिर्फ एनसीसीडी का क्रेडिट ही यूज किया जाएगा और किसी का क्रेडिट, किसी और ड्यूटी का क्रेडिट एनसीसीडी के पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हो। और इस अमेंडमेंट की वजह से प्राग बोसिमी का जो केस था वो केस नलीफाई हो गया, जिसमें एक्साइज ड्यूटी यूटिलाइज होती थी एनसीसीडी के पेमेंट के लिए। अब देखो, आपको ये तो मालूम है एनसीसीडी का पेमेंट सिर्फ एनसीसीडी से होगा। एनसीसीडी ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी के पेमेंट के लिए यूज नहीं हो सकती थी, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन पहले एक्साइज ड्यूटी यूज होती थी एनसीसीडी के पेमेंट के लिए, जो अब नहीं हो सकती है। समझ में आया?